फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो क्लिप में हमने अपवर्तन से संबंधित तथ्य को देखा था, जिसमें हमने प्रिज्म द्वारा अपवर्तन एवं इस प्रिज्म द्वारा अपवर्तन संबंधित अनेक तथ्यों को हमने डिस्कस किया था। इसी प्रिज्म द्वारा अपवर्तन से संबंधित तथ्यों के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आज हम अपवर्तन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आंकिक प्रश्न को लेकर के आए हैं, जिससे हमें उम्मीद है कि आप लोगों को निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन शर्त यह है कि आप इन आंकिक क्वेश्चन को पूरी तन्मयता के साथ देखें। तो आइए हम कुछ आंकिक प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि निर्वात में किसी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है। निर्वात में किसी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है, तो जल में इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी यदि जल का अपवर्तनांक 4/3। एक बार क्वेश्चन फिर से कि निर्वात में किसी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है, जल में इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास अपवर्तनांक है n = 4/3। और अपवर्तन में जब पहले दिन हमने क्लास लिया था तो उसमें अपवर्तनांक से संबंधित विभिन्न तथ्यों को हमने देखा था। और ये अपवर्तनांक बराबर एक फार्मूला हमने बताया था कि अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो n = क्या हो जाता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहां पर हमारे पास न तो निर्वात में प्रकाश की चाल मालूम है, न तो माध्यम में प्रकाश की चाल मालूम है। हमको मालूम है n का मान, जिसको हम लिखते हैं 4/3 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल c अपान माध्यम में प्रकाश की चाल v। और तरंग के संदर्भ में हम प्रकाश का वेग c = लिख देते हैं n लैम्डा, और माध्यम में प्रकाश की चाल v = लिखते हैं n लैम्डा डैश। क्यों? क्योंकि अपवर्तन के नियम में हमने देखा है कि आवृत्ति n में कोई चेंज नहीं होता है, जो भी चेंज होता है वो लैम्डा में होता है, तरंगदैर्घ्य में होता है। तो आवृत्ति दोनों ही केस में n रहेगी, c = n लैम्डा और v = भी n होगा, लेकिन लैम्डा की जगह क्या होगा, लैम्डा डैश हो जाएगा। तो इस c और v का मान अगर हम रखें तो क्या रखेंगे, c = n लैम्डा अपान v = n लैम्डा डैश। n से कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 4/3 = लैम्डा अपान लैम्डा डैश। और यहां से हमारे पास लैम्डा डैश आ जाएगा, लैम्डा डैश = 3 λ/4। और लैम्डा क्या है, निर्वात में तरंगदैर्घ्य प्रकाश का, तो क्या हो जाता है 3 × लैम्डा 6400 एंगस्ट्रॉम अपान 4। 6400 एंगस्ट्रॉम हमको लैम्डा = दिया गया है, तो ये हो जाता है 1600 एंगस्ट्रॉम और गुणे 3 हो जाता है, तो क्या हो जाता है 4800 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा आंसर बन के आता है। तो इस तरह से आप निकालेंगे। अगर आपको जल्दी करना है तो ये वाला फार्मूला आप याद रखेंगे, 4/3 = n जो कट करके बन के आ रहा है लैम्डा अपान लैम्डा डैश। तो यहां से ये फार्मूला हमारा बन के आएगा n = लैम्डा अपान लैम्डा डैश। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में तरंगदैर्घ्य बटा माध्यम में तरंगदैर्घ्य। तो इस फार्मूले को डायरेक्ट रखें तो हमारा लैम्डा डैश मिल करके आएगा, और नहीं तो वो इस फार्मूले से आप ये फार्मूला डिराइव करेंगे और इस फार्मूले से आप लैम्डा डैश का मान निकालेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण निर्वात से
म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरती है, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो आपतन कोण का मान कितना होगा। एक प्रकाश की किरण है जो निर्वात से म्यू अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है और कहा जा रहा है कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से 2 गुना है। तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर अपवर्तनांक जो है वो म्यू है, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अपवर्तनांक बराबर म्यू है और आप अपवर्तनांक वाला स्नेल के नियम से जानते हैं कि साइन आई यानी आपतन कोण का ज्या अपान साइन आर, अपवर्तन कोण का ज्या इक्वल टू क्या होता है, अपवर्तनांक म्यू होता है। अब आपके सवाल में दिए हैं कि आई जो है वो आर का 2 गुना है, आई बराबर 2r है। तो जहां पर हम आई लिख रहे हैं वहां 2r लिख सकते हैं। तो यहां से क्या बन के आएगा, साइन आई की जगह 2r बटा साइन r इक्वल टू म्यू। और मैथ में आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर थीटा की जगह r है तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन 2r बराबर 2 साइन r कॉस। यहां पर हो जाएगा साइन 2r इक्वल टू 2 साइन r कॉस। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 2 साइन r कॉस r बटा साइन r इक्वल टू, ये साइन r से मरेगा, क्या बच गया 2 cos r इक्वल टू म्यू। तो यहां से क्या हो गया, cos r इक्वल टू म्यू अपॉन 2 या r इक्वल टू cos इनवर्स म्यू अपॉन 2। और आपसे पूछा क्या गया है, आई का मान पूछा गया, आपतन कोण कितना होगा। तो आई का मान क्या हो जाता है, आई इक्वल टू 2r आप जानते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 2 इंटू आर की जगह लिख देंगे cos इनवर्स म्यू अपॉन 2। ये हमारा आंसर बन के आता है आई इक्वल टू। तो इस तरह से आप इसको करेंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे। आपके सवाल में दिया है कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान का 2 गुना है। तो आप आई की जगह 2r लिख सकते हैं, 2r लिख करके मैथ का यूज करेंगे आप, 2 साइन r cos r करके साइन r को साइन r से कटेंगे और इस तरह से आपका आंसर बन के आएगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक बीकर में 1.5 अपवर्तनांक का जल भरा हुआ है तथा जल की तली पर एक सिक्का रखा है। यदि तली की जल से के स्वतंत्र तल से गहराई 15 सेंटीमीटर है तो सिक्का कितना उठा हुआ दिखेगा। एक बीकर है जिसमें 1.5 अपवर्तनांक का जल भरा हुआ है और जल की ऊंचाई एक तरह से कहा जाए तो 15 सेंटीमीटर है, जिसको बताया गया है कि जल की तली से स्वतंत्र तल की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसका आशय यह है कि 15 सेंटीमीटर तक बीकर में जल भरा हुआ है। बाहर से देखने पर सिक्के की स्वतंत्र तल से गहराई कितनी होगी यदि सिक्का बीकर की तली में है। ये हम फिगर बनाते हैं। ये बीकर है, इसमें 15 सेंटीमीटर तक जल भरा हुआ है, 15 सेमी तक जल भरा हुआ है और इसकी पेंदी पर एक सिक्का है। इस तरह से एक सिक्का है और बाहर से देखा जा रहा तो सिक्का अपवर्तन के कारण कुछ ऊंचा उठा हुआ दिखेगा और इसी स्वतंत्र तल से जो सिक्के की गहराई है वही पूछा गया। वास्तव में सिक्के की गहराई स्वतंत्र तल से 15 सेंटीमीटर है, लेकिन
भर दिया गया है और बाहर से देखा जाता है तो सिक्का कुछ उठा हुआ दिखता है, तो मान लीजिए सिक्का यहाँ से उठा हुआ यहाँ दिख रहा है, तो इस सिक्के की स्वतंत्र से गहराई क्या होगी यही आपसे पूछा गया। ये गहराई कितनी होगी ये पूछा गया। तो पहले हम अपवर्तन का फॉर्मूला लगाते हैं। ये इस तरह से है। इसमें पूरा जल भरा हुआ है। व्यक्ति यहां से देखा, अब ये सिक्के से वस्तुतः ये होता है कि वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण हमारे नेत्र पर पहुंचती है। तो ये सिक्का है, यहां से प्रकाश की किरण ये चल रही है और जब ये बाहर निकलती है तो जल से निर्वात पे चलती है और जल से निर्वात पे चलने पर या कह लें सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलने पर ये प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट जाती है। यानी अगर ये अविलंब माने हम ए बी या यमयन कह लेते हैं, यमयन अविलंब है और ये ए बी प्रकाश की किरण चल रही है, तो जब ये जल में होती है तो इस तरह से चलती है, लेकिन निर्वात में जब जाएगी तो अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ये कोण आर हो गया और ये कोण आई हो गया। अविलंब से आपतित प्रकाश की किरण आई कोण बना रही है और अपवर्तित प्रकाश की किरण आर कोण बना रही है। तो अब यहां पर अगर व्यक्ति देखेगा तो ये प्रकाश की किरण इसको आभास होगी यहां से आती हुई। तो इस सिक्के को जिसको ये व्यक्ति यहां देख रहा था, लेकिन अपवर्तन के कारण अब ये प्रकाश की किरण यहां से नहीं बल्कि यहां से आती हुई प्रतीत होती है, तो सिक्का क्या होगा, सिक्के का प्रतिबिंब यहां न दिख करके यहां दिखेगा। अब यही गहराई आपको ज्ञात करना है कि ये गहराई कितनी होगी, या कह लें कि ये जल से इस सिक्के का जो आभास हो रहा है उसकी दूरी भी हो और स्वतंत्र से इस सिक्के की दूरी u, यानी वास्तव में जो वस्तु होती है वहां से इस स्वतंत्र की दूरी u है और जहां वस्तु आभास होती है वहां से स्वतंत्र की दूरी v है। अब ये सवाल क्रिटिकल तो दिख रहा है, लेकिन यदि आप समझ लेंगे तो ये आसान हो जाएगा। अब ये एक तल है, एक तरह से विभाजक तल है जिसकी एक तरफ निर्वात है और दूसरी तरफ जल। और आप अगर इस तल को गोलीय माने तो इसकी वक्रता त्रिज्या r जो होगी वो इनफाइनाइट होगी, क्योंकि ये समतल तल है और समतल तल की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, ये आप जानते हैं। अब यहां से एक फार्मूला आप डिराइव किया है बहुत पहले कि अगर कोई गोलीय तल होता है और गोलीय तल के एक तरफ से प्रकाश की किरण से चलती है, तो गोलीय तल से जब अपवर्तन होता है तो उस अपवर्तन संबंधित फार्मूला होता है n अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल टू n माइनस 1 अपान, ये फार्मूला होता है। तो यहां पर ये निर्वात होता है और ये माध्यम होता है। तो निर्वात है, माध्यम है, तो फार्मूला ये बन गया। यहां पर क्या है, इस वस्तु से प्रकाश की किरण चल रही है तो पहले माध्यम पड़ जा रहा है, बाद में निर्वात पड़ रहा है। तो यहां पर अगर माध्यम पहले हो जाए
यहां पर निर्वात हो जाए तो इसके लिए जो फार्मूला बनेगा n की जगह उलट करके 1/n हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश माध्यम से निर्वात में चल रही है और हमारा फार्मूला निर्वात से माध्यम की तरफ का था। तो जहां n लिखे थे वहां पर क्या लिखेंगे? 1/n लिखेंगे। तो यहां पर हो गया 1/n/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/m माइनस 1/r। ये वाला फार्मूला हम यहां पर लगा देंगे तो हमको मिल जाएगा ये भी। और इसी भी की जानकारी हमको करनी है। ये वस्तु है, ये जहां सिक्का आभास हो रहा है वो प्रतिबिंब होगा और इस प्रतिबिंब की स्वतंत्र तल से गहराई अगर मालूम हो जाए तो हमको पता चल जाएगा कि सिक्का कहाँ आभास हो रहा है। तो इसमें हम रख देते हैं, इसको हल करें तो क्या हो जाएगा? 1/nv माइनस 1/u इक्वल टू 1 माइनस n/n बटा r। और इसको और हल करें क्या बच जाता है? 1/nv माइनस 1/u इक्वल टू 1 माइनस n/n और n से पूरा हम गुणा कर लेते हैं। जब पूरा गुणा करेंगे तो ये बन जाता है हमारा 1/v माइनस n/u इक्वल टू 1 माइनस n/r। ये फार्मूला हमारा बन के आएगा इस केस में। अब r का मान क्या है? इनफाइनाइट है और u का मान यहां से यहां तक की गहराई क्या है? 15 सेंटीमीटर है जहां पर सिक्का रखा हुआ, तनी में सिक्का रखा है। तो ये बन के आएगा हमारा 1/v अपनी जगह माइनस n 1.5 बटा u का मान 15 बराबर 1 माइनस 1.5 बटा इनफाइनाइट और ये हो गया 0। तो क्या बन के आएगा यहां से? 1/v माइनस 1/10 इक्वल टू 0। तो यहां से v इक्वल टू क्या बन के आएगा? या 1/v इक्वल टू एक लाइन और लिख लीजिए 1/10 या v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो ये गहराई कितनी होगी? स्वतंत्र तल से सिक्के की गहराई जो आभास हो रही है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी में सवाल और बन के आता है कि तली से सिक्का कितना उठा हुआ प्रतीत होगा। तो तली पर सिक्का है और यहां से अगर आभास यहां हो रहा है तो कितना उठ गया? ये वाली दूरी भी आपसे पूछी जा सकती है। तो तली से सिक्का कितना आभास होगा? पूरा 15 सेंटीमीटर है और ये भी हम 10 सेंटीमीटर निकाल दिए। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 15 में से 10 आप घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सिक्का तली से 5 सेंटीमीटर ऊंचा उठा हुआ आभास होगा। ये हमारा क्वेश्चन बन के आया। अगर आपसे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र तल से सिक्के की कितनी गहराई आभास होगी तो आप भी निकाल करके छोड़ देंगे। और अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि तली से सिक्का कितना उठा हुआ प्रतीत होगा तो 15 में से 10 क्या कर देंगे? घटा देंगे या पूरी गहराई जो है उसमें से v का मान क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इस सवाल में कितना उठा हुआ प्रतीत होगा? v ये पूरी गहराई 15 माइनस v 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। तो इस तरह से आप इस सवाल को करेंगे। अगला सवाल हमारा है एक द्विउत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.5 के कांच का बना है। इसके प्रत्येक दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब हवा में रखा हो तथा 1.25 अपवर्तनांक के द्रव के अंदर डुबाया गया हो। एक लेंस है जो द्विउत्तल है। द्विउत्तल का मतलब दोनों तल उसके उत्तल है। एक लेंस है जो द्विउत्तल है, इनकी वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है। ये हमारा लेंस बन गया जिनकी वक्रता त्रिज्याएं ये R1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और ध्यान दीजिएगा R2 की वक्रता त्रिज्या इधर की तरफ होगी क्योंकि ये गोला जब पूरा करेंगे तो इसका केंद्र इधर आएगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर की होगी। तो इस तल की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी और इस तल की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। R1 मालूम हो गया, R2 मालूम हो गया और पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n इक्वल टू 1.5।
तो पहले तो निर्वात में इसकी फोकस दूरी ज्ञात करके क्षमता निकाल लेंगे, उसके बाद इसको किसी द्रव में जिसका अपवर्तनांक 1.25 है उसमें डुबोएंगे और फोकस दूरी निकालेंगे। जब दोनों फोकस दूरियां निकल जाएगी तो हम क्षमता दोनों निकाल लेंगे और उसका अनुपात निकाल सकते हैं। तो लेंस मेकर का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/f। पहले हम निर्वात में निकालते हैं तो f1 लिख लेते हैं। 1/f1 इक्वल टू n-1 1/r1 -1/r। लेंस मेकर के फार्मूले से जब लेंस निर्वात में है तो ऐसी स्थिति में फोकस दूरी का फार्मूला ये हो जाएगा। तो 1/f1 इक्वल टू n कितना है 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 20 सेंटीमीटर माइनस 1/r2 माइनस 20 सेंटीमीटर, और ये दोनों बन के प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 1/f1 इक्वल टू 0.5 इंटू 1/20 प्लस 1/20, और ये हो गया 1/f1 बराबर 0.5 इंटू 2/20। तो क्या हो गया यहां से ये 1 हो जाएगा 0.5 गुणे 2, क्या हो जाएगा 1/f1 इक्वल टू 1/20, या कह लें कि f1 बराबर क्या हो गया 20 हो गया। तो अब 1/f1 को हम p1 लिख सकते हैं। p1 इक्वल टू क्या हो गया ये f1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो गया। अब ये सेंटीमीटर में है, अगर p1 निकालना हो तो p1 बराबर लिखते हैं 1/f1 किसमें मीटर में। या एक दिन पावर निकालने के लिए हम बताए थे कि अगर फोकस दूरी सेमी में है तो पावर को निकालने के लिए सीधे 100/f कर देते हैं। तो p1 इक्वल टू क्या हो जाता है 100/20 बन के आएगा 5 डायरेक्टर 5 डायरेक्टर, ये p1 बन के आएगा। ये तो निर्वात में क्षमता हो गई। अब यदि इसको 1.25 अपवर्तनांक के किसी द्रव में डुबोया जाता है तो क्षमता क्या होगी। तो लेंस मेकर का जो फार्मूला है वो यदि किसी द्रव में लेंस को डुबाया जाए तो उसके लिए होता है 1/f इक्वल टू n2/n1 -1 1/r1 -1/r, ये होता है। अब यहां से 1/f2 अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे 1/f2 इक्वल टू n2 का मान है 1.5। यहाँ n2 जो होता है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है जो 1.5 है अपान 1.25 -1 और 1/20 माइनस 1/20, ये हो गया। अब यहां से जब आप हल करेंगे तो 1/f2 इक्वल टू ये बन के आएगा 1.5 माइनस 1.25 अपान 1.25 इंटू 2/20, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो 1/20 प्लस 1/20 इक्वल 2/20। यहां से हमारा बन के आएगा 1/f2 इक्वल टू 0.25 अपान 1.25 इंटू 2/20। इससे काटेंगे इसको तो 5/5 बार में कटेगा तो 1/f2 इक्वल टू क्या बन के आएगा आपके पास 2/100, और ये हो जाएगा f2 इक्वल टू 100/2 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब यहां से हम P2 निकाल सकते हैं। क्या बन के आएगा P2 इक्वल टू 100/50 इक्वल टू 2 डायरेक्टर। P2 हो गया 2 डायरेक्टर, P1 हो गया 5 डायरेक्टर। अब यहां से हम दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं P1/P2। तो अनुपात आपको निकालना है रेशियो ऑफ P1 एंड P2। तो क्या हो जाएगा अनुपात P1/P2 इक्वल टू P1 है 5 डायरेक्टर और P2 है 2 डायरेक्टर, दोनों बन के आया क्या 2.5, ये हमारा आंसर बन के आएगा।
P1 और P2 का अनुपात। तो इस तरह से इसको हम करेंगे। पहले निर्वात में लेंस मेकर का फॉर्मूला लगाएंगे तो F1 का मान निकल के आएगा, तो यहां से P1 निकाल लेंगे। फिर माध्यम में लेंस को डुबाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और यहां से आप निकालेंगे तो F2 इक्वल टू आएगा, यहां से P2 इक्वल टू आएगा और P1 अपान P2 निकाल करके आप अपने आंसर को निकालेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमताएं क्रमशः 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है जिनकी क्षमताएं 10 डायोप्टर और 2 डायोप्टर हैं। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी। एक उत्तल लेंस है जिसकी क्षमता 10 डायोप्टर है, एक अवतल लेंस है जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है। दोनों को संपर्क में रख दिया गया है और इनसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है जिसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है हमको, और साथ में जो युग्म लेंस है वो उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है कि ये अवतल होगा या उत्तल होगा। तो यहाँ पर पहले हम प्रकृति ही देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में उत्तल लेंस की क्षमता, चलिए इसको P1 कह लेते हैं। P1 बराबर हो गया 10 डायोप्टर और अवतल लेंस की क्षमता P2 बराबर लिख लेते हैं 2 डायोप्टर, लेकिन ये अवतल लेंस है तो इसके लिए क्षमता माइनस में होता है। आप इसको देख चुके हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है तो उसकी क्षमता प्लस में होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है तो उसकी क्षमता भी माइनस में होती है। तो यहां से हम संयुक्त लेंस की क्षमता का फॉर्मूला लगाते हैं। तो संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर लिखते हैं P1 प्लस P2 और यहां से P इक्वल टू हो जाता है P1 है 10 डायोप्टर और प्लस माइनस 2 डायोप्टर P2 है, यहां से मिल के आता है हमारा 8 डायोप्टर। ये हो गया क्षमता। और संयुक्त लेंस की क्षमता यदि पॉजिटिव है, जो क्या है पॉजिटिव है, और संयुक्त लेंस की क्षमता अगर पॉजिटिव है तो इसका अर्थ यह है कि संयुक्त लेंस उत्तल लेंस होगा। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी, तो युग्म लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। तो यहां से हमको मिल गया कि युग्म लेंस उत्तल होगा। ये हो गया। अब युग्म लेंस की क्षमता हमारे पास हो गई है। युग्म लेंस की फोकस दूरी पहले निकाल लेते हैं। तो संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर 1/f मीटर में, इसको आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इसको मीटर में लिखना है। तो क्या हो गया, P का मान है 8 डायोप्टर और 1/f निकालना है जो आएगा मीटर में। तो f इक्वल टू क्या होगा 1/8 मीटर, और इसको अगर सेंटीमीटर बदलें क्या हो जाता है 1/8 इंटू 100 सेमी, और ये हो जाता है 12.5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हो गई, ये फोकस दूरी हो गई संयुक्त लेंस की। अब इस संयुक्त लेंस के सामने कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, यानी संयुक्त लेंस के लिए f इक्वल टू हो गया 12.5 पॉजिटिव में, क्योंकि उत्तल लेंस की तरह है। और इसके सामने अगर वस्तु रखी है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u को हमेशा माइनस में लिखते हैं, 25 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और भी आपको ज्ञात करना है, इस तरह से कर लेते हैं। तो u v और f में जो फार्मूला है वो है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और इसको देखते हैं 1/12.5 इक्वल टू 1/v निकालना है माइनस 1/u की जगह -25 रख देते हैं, और ये हो जाता है प्लस। तो 1/12.5 इक्वल टू 1/v प्लस 1/25, और इसको हम इधर कर लेते हैं क्योंकि हमको v निकालना है। तो यहां से क्या बन कर जाता है 1/12.5 माइनस 1/25 इक्वल टू 1/v,
और इसको जब हल करेंगे आप तो 25 एलसीएम ये हो जाता है 2 और ये हो जाता है 1 इक्वल टू क्या होगा 1/v और यहां से हो जाता है v इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये आता है प्रतिबिंब की दूरी संयुक्त लेंस से। यही आपका सवाल है। इसको अगर हम यहां पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 12.5 जान लिए हैं और वस्तु की दूरी 25 है तो आप u इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 25 को 2 गुणे 12.5 भी लिख सकते हैं 12.5 यानी 2f u इक्वल टू 2f हो गया। तो आप जानते हैं कि यदि 2f दूरी पर वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब भी 2f दूरी पर ही बनता है। तो u इक्वल टू अगर 2f है तो v इक्वल टू भी क्या हो जाता है 2f हो जाता है यानी 2 गुणे 12.5 यानी 25 सेंटीमीटर। तो ऐसे भी आप शॉर्टकट में निकाल सकते हैं कि यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 12.5 है और वस्तु 25 सेंटीमीटर रखा है यानी f से 2 गुने दूरी पर रखा हुआ है 2f दूरी पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा 2f दूरी पर बनेगा यानी 25 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। तो या तो आप फार्मूले में रख के निकाल लीजिए या तो आप अपने नॉलेज का उपयोग करिए कि यदि 2f दूरी पर वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब भी 2f दूरी पर बना होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है जो f का 2 गुना है 2f है तो प्रतिबिंब भी क्या होगा 2f होगा यानी f के 2 गुने दूरी पर बनेगा यानी 25 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो इस तरह से आप सवाल इसको करेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ए कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण ए है और उसके पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा न्यूनतम विचलन कोण 90 - a है। न्यूनतम विचलन कोण जिसको डेल्टा एम कहते हैं वो 90 - a है। तो प्रिज्म कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर सवाल में आपके दिया है प्रिज्म कोण ए है प्रिज्म कोण ए है और न्यूनतम विचलन कोण जिसको आप डेल्टा एम लिखते हैं वो 90 - a है। तो ए का मान ज्ञात करना है तो प्रिज्म से अपवर्तन से संबंधित फार्मूले में आप लिखते हैं कि n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। ये आप डिराइव भी कर चुके हैं। अब यहां से हम डेल्टा एम का मान रखते हैं n का मान रखते हैं तो n इक्वल टू लिखते हैं म्यू और म्यू की जगह क्या लिखते हैं √2। n का मान √2 है तो √2 रख लिया इक्वल टू साइन प्रिज्म कोण ए प्लस डेल्टा एम और डेल्टा एम का मान है 90 - a अपान क्या हो गया 2 अपान साइन ए बाई 2। यहां से हमारा मान क्या आता है √2 बराबर ये इसको हल करेंगे तो ए से कैंसिल होगा बचेगा 90 तो साइन 90/2 अपान साइन a/2 और ये मान क्या आएगा हमारे पास √2 इक्वल टू साइन 45 अपान साइन a/2। यहां से इधर कर लेते हैं इसको तो साइन a/2 इक्वल टू हो जाता है साइन 45 का मान 1/√2 और ये बटा √2 क्या हो जाता है साइन a/2 इक्वल टू 1/2। तो यहां से a/2 इक्वल टू क्या हो गया 30 क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है तो a इक्वल टू क्या बन के आया 30 × 2 30 × 2 बराबर 60 डिग्री आंसर हमारा हो गया। तो इस तरह से आप इसको करेंगे हमारा आंसर 60 डिग्री हो गया यानी प्रिज्म कोण का मान 60 डिग्री है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगले सवाल में एक फिगर है जिसको आप देखेंगे। ये सवाल है एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण 90 डिग्री है। ये प्रिज्म कोण 90 डिग्री है और इसके एक तल AB एक तल AB पर एक प्रकाश की किरण
पी क्यू चल रही है जिसका आपतन कोण 45 है। और दूसरे तल पर आपतित होने के बाद ये अपवर्तित किरण इस प्रिज्म के तल के संगत हो जाती है। आपसे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, तो सवाल में है कि एक 90 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक वर्णीय प्रकाश की किरण चित्रानुसार आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण पृष्ठ AC के स्पर्शवत निकलती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा सवाल है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम पहले तल से अपवर्तन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले तल के एक तरफ n अपवर्तनांक का माध्यम है और इधर निर्वात है। तो पहले तल के लिए क्या हो जाएगा, साइन 45 आपतन कोण बटा साइन r इक्वल टू n। ये पहले तल के लिए हो गया। अब ये प्रकाश की किरण दूसरे तल पर चलती है, ये अपवर्तित प्रकाश की किरण दूसरे तल पर चलती है और दूसरे तल के लिए ये आपतित किरण बन जाती है। अगर दूसरे तल पर ये अभिलंब है तो अभिलंब के साथ ये r डैश कोण अंतरित कर रही है, तो आपतन कोण क्या हो गया r डैश, और अपवर्तन कोण क्या हो गया, ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो चूंकि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण चल रही है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन हो रहा है, तो यहां पर लिखेंगे साइन r डैश अपान साइन 90 इक्वल टू 1/n। दूसरे तल के लिए आपतन कोण है r डैश और अपवर्तन कोण है 90, तो साइन आपतन कोण r डैश बटा साइन अपवर्तन कोण 90 इक्वल टू n तब होता है जब प्रकाश निर्वात से माध्यम में चलती, यहां माध्यम से निर्वात में चल रही है तो 1/n हो जाएगा। ठीक, अब यहां से क्या हो गया, साइन r डैश साइन 90 का मान 1 होगा इक्वल टू 1/n। ये हो गया। अब हम यहां से हम देखते हैं कि साइन r डैश बराबर 1/n को क्या लिख सकते हैं, साइन r बटा साइन 45। ये अगर इक्वेशन 1 करें तो ये इक्वेशन 1 से हो जाता है ये, और यहां से क्या बन के आएगा, साइन r डैश अपान साइन r इक्वल टू 1 अपान ये r इधर चला जाए तो बटा हो गया, 1 अपान साइन 45 को लिख देंगे 1 अपान √2, ये उलट जाएगा तो √2 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, साइन r डैश अपान साइन r इक्वल टू √2। ये इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अब आगे हम देखते हैं इस चतुर्भुज में AQER, चतुर्भुज AQER में क्या बन के आएगा, कोण A प्लस कोण Q प्लस कोण E प्लस कोण R इक्वल टू 360, और यहां से क्या बन के आएगा, कोण A है 90 डिग्री प्लस कोण Q, ये कोण 90 डिग्री हो गया क्योंकि ये तल है और ये अभिलंब है, प्लस 90 डिग्री प्लस कोण E और प्लस R भी 90 डिग्री होगा, ये तल है और ये अभिलंब है, तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा 360, और यहां से क्या हो जाएगा, कोण E बराबर 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री होगा, क्यों 90 माइनस होगा इधर जाके, फिर 90 माइनस होगा, फिर 90 माइनस होगा, कि 360 में से 3 बार जब 90 घटाएंगे तो केवल कोण E बचेगा, वो होगा 90 डिग्री। अब ये कोण 90 डिग्री हो गया। अब त्रिभुज QER में क्या हो जाएगा, कोण R प्लस कोण R डैश प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। तो R प्लस R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये उधर घट जाएगा,
या आर इक्वल टू हो जाएगा आर डैश, ये आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस आर। अब इक्वेशन 3 कर लेते हैं। इक्वेशन 3 और 2 से, इक्वेशन 3 एवं 2 से क्या बन के आएगा हमारे पास, साइन आर डैश का मान है 90 माइनस आर बटा साइन आर इक्वल टू अंडर रूट 2, और ये क्या हो जाएगा कास आर बटा साइन आर इक्वल टू अंडर रूट 2, या कह ले काट आर इक्वल टू अंडर रूट 2 या tan आर इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2। यहां से हम tan आर इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 2 लिखेंगे, और tan आर इक्वल टू क्या होता है बराबर लंब बटा आर, ये होता है। तो यहां से क्या हो गया लंब बराबर 1, आधार बराबर अंडर रूट 2। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का वर्ग 1, आधार का वर्ग अंडर रूट 2 का वर्ग 2, क्या हो जाएगा अंडर रूट 3। तो कर्ण हो गया अंडर रूट 3। तो अपवर्तनांक n बराबर आप लिखें साइन 45 बटा साइन आर, यानी n बराबर हो गया साइन 45 बटा साइन आर का मान, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। तो साइन आर का मान हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब है 1 और कर्ण है अंडर रूट 3। ठीक, और यहां से बन के आएगा n इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2 बटा 1 बाई अंडर रूट 3, और यहां से हो गया n इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 2, और इसको हल करेंगे तो 1.732 बटा 1.414, और हल करेंगे तो बन के आएगा 1.224, ये आंसर बन के आएगा अपवर्तनांक n इक्वल टू। तो इस तरह से आप इस सवाल को हल करेंगे। तो ये रहा हमारा आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप निश्चित रूप से इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के वीडियो क्लिप से आप लाभ उठाएंगे। तो आज बस इतना ही, अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। यदि आप इस वीडियो क्लिप में किसी प्रकार की कोई समस्या महसूस करते हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।